जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर आपकी जी के जीएस की सीरीज में। तो आज हम करने वाले पार्ट नंबर 5, वीडियो नंबर पार्ट नंबर 5। तो इससे पहले 4 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी इस चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए हैं, और जो एसएससी ने या तो पिछले सीजन में पूछे हैं और या फिर जो एसएससी में इस साल पूछे जाने वाले हैं, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो देखिए, जब कल का जो प्रश्न था दोस्तों, वो क्या था? कल का प्रश्न था हमारा कि यौगिक सी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सामान्य नाम, जनरल नेम यहाँ पर पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं: व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, धावन सोडा, या फिर इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा और जिप्सम। सकते तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका जो सामान्य नाम क्या है? व्यंजक चूर्ण। तो देखिए, कई बार पूछा जाता है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बनाने की केमिकल रिएक्शन क्या है, किस विधि से बनाया जाता है, या फिर काफ़ी बार रिएक्शन दे दी जाती है और उसमें ब्लैंक छोड़ दिया जाता है एक स्थान को, और पूछा जाता है इस रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, रिएक्शन भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको किस तरह बनाया जाता है। सबसे पहले हम कंपाउंड जो लेंगे वो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसको भिजा हुआ चूना भी आप बोलते हैं आम भाषा में। साथ में आपको क्लोरीन, देन इसकी रिएक्शन होगी तो हमारे पास जो प्रोडक्ट जो बन के आएगा वो क्या आएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, साथ में आपके पास आएगा H2। तो ये होगी हमारी इसकी केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन से हमें क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यानी कि हम बोल सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हमारे पास व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, साथ में जल हमारे पास प्राप्त होता है। देन उसके बाद देखिए, आगे हम बात करें धावन सोडा। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको भी आपको याद रखना, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। बेकिंग सोडा सेम इसी तरह है, आपको सोडियम का एक अणु लेना है, देन हाइड्रोजन, देन CO3। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना। काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है काफ़ी बार, तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा आसानी से ध्यान से याद रखना। देन उसके बाद है जिप्सम। जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, साथ में आपको 2 अणु वाटर के और जोड़ने। ये है जिप्सम का फॉर्मूला, कैल्शियम सल्फेट साथ में 2 अणु वाटर के। तो ये हो गया। एक और चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको भी एग्जाम में काफ़ी टाइम पूछा जाता है इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला पे आप देखिए, याद रखिए, बिल्कुल सेम इसी तरह है दोस्तों। आपको बस क्या करना है? कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पर देखिए पानी के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं वाटर के। तो यहाँ पर सिर्फ आपको हेमीहाइड्रेट यानी आधा अणु ही पानी का लेना है, 1/2 H2। ये किसका फॉर्मूला हो गया? POP का। तो ये सभी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है दोस्तों? सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाली रेलवे प्रणाली है। तो देखिए, ये जो रेलवे जो प्रणाली है जो सेंट पीटर्सबर्ग से होकर व्लादिवोस्तोक तक जाती है, ये जो रेलवे प्रणाली है ये देखिए रसिया के अंदर है। किसके अंदर है? रसिया के अंदर ये रेलवे प्रणाली है, और इस प्रणाली को बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये विश्व की सबसे लंबी रेलवे ट्रैक है और डबल रेलवे ट्रैक है, ये बात आपको याद रखनी है। और पूरा जो रेलवे ट्रैक है वो विद्युतीकृत है, मतलब इलेक्ट्रिक से चलने, बिजली से चलने वाली रेल यहाँ पर चलती हैं। और सबसे लंबा इसकी जो लंबाई है, सबसे लंबाई, तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई भी आपको याद रखनी है, 9332 किलोमीटर दोस्तों इस रेलवे ट्रैक की लंबाई है। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे। देन देखिए, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो तरंग मेल जो लोक नृत्य है, तो गोवा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोवा। जो तरंग मेल जो लोक नृत्य है ये गोवा से संबंधित है, तो यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा भी गया, और लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य से एसएससी में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, बात करें शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस की, तो भारत में कितने क्लासिकल डांस हैं? क्लासिकल डांस भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस, ये बात आपको याद रखनी है। कई बार पूछा जाता है सबसे पुराना क्लासिकल डांस भारत का कौन सा है?
वो है भरतनाट्यम। ये बात भी आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य सबसे पुराना है। वहीं पर टोटल कितने क्लासिकल डांस है? 8। तो देखिए केरल का कितने क्लासिकल डांस है? केरल के हैं 2। एक तो है कथकली या कथकली भी बोलते हैं और कथकली बोल देते हैं, कथकली, और दूसरा है मोहिनीअट्टम। ये दोनों किसके हैं? ये दोनों दोस्तों केरल के हैं। तो ये सभी बातें आपको याद रखने हैं। एक इम्पोर्टेंट है क्लासिकल डांस जो काफ़ी बार पूछा जाता है, सत्रिया। तो ये आपको मुझे कमेंट में बताना है कि सत्रिया किस राज्य का क्लासिकल डांस है। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चीन और म्यांमार के रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी के पास की पहाड़ियों पर स्थित है? तो इसमें बताना कि कौन सा स्थान है जो चीन और म्यांमार के रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी के पास की पहाड़ियों पर पड़ता है। तो देखिए मेहरगढ़, पयमपल्ली, गुफकराल और दाऊजिली हेडिंग। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या है? दाऊजिली हेडिंग। ये क्या है? चीन और म्यांमार के रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी के पास की पहाड़ियों पर ये दाऊजिली हेडिंग पड़ता है। और किस राज्य के अंदर स्थित है? ये असम राज्य के अंदर ये स्थित है। असम राज्य में जो दीमा हसाओ जो जिला है ना, उसके अंदर ये स्थान यहाँ पर आता है। और बात करें, देखिए ये जो दाऊजिली हेडिंग है ये एक और पॉइंट है जिससे ये फेमस है। यह पूर्वोत्तर भारत में यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में खोजा गया पहला नवपाषाण स्थल है। ये पॉइंट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट कर लेना है कि पूर्वोत्तर भारत में खोजा गया पहला नवपाषाण स्थल कौन सा है? तो दाऊजिली हेडिंग। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। वहीं पर देखिए बात करें माजुली द्वीप, ये क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी में ही सबसे बड़ा द्वीप है जो नदी के द्वारा बनाया गया है। तो माजुली द्वीप काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माजुली द्वीप किस लिए फेमस है? नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है, नदी के बीच में स्थित है। और किस नदी के बीच में स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, और सबसे बड़ा द्वीप है पूरे विश्व के अंदर। वहीं पर देखिए बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको काफ़ी नामों से जाना जाता है। अलग अलग स्टेट अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी बार इसके नाम पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि बात करें देखिए बांग्लादेश की, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को देखिए दोस्तों जमुना के नाम से जाना जाता है, पहला पॉइंट। अरुणाचल प्रदेश में इसको बोला जाता है दिहांग, ठीक। और उसके बाद बात करें देखिए तिब्बत में, तो तिब्बत में इसको बोला जाता है सांगपो भी बोला जाता है। और अगर बात करें तो यारलुंग, एक सेकेंड, यारलुंग तसंगो, ये नाम भी कहाँ पर है? इसका तिब्बत के अंदर है। और सांगपो भी इसको बोलते हैं। और दूसरा इसका जो लोकल नेम है वो भी है लाल नदी। लाल नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी को ही बोला जाता है। तो ये अलग अलग स्थान पर अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। नाम भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। माजुली द्वीप ये कहाँ पर है? ये असम के अंदर स्थित है। अगर इसकी लोकेशन कई बार पूछ ली जाती है माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है? असम के अंदर स्थित है। तो ये सभी पॉइंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय से है समानुपातिक यानी इक्वल टू, प्रत्यक्ष अनुपातिक यानी कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंग्लिश में अगर बात करें व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दोहरानुपातिक मतलब कि उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखिए डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। अगर देखिए स्पीड को हम क्या करते हैं यहाँ पर कांस्टेंट कर दें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टाइम के, क्योंकि स्पीड क्या हो गई कि यहाँ पर कांस्टेंट हो गई। तो अब टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी, टाइम कम होगा तो डिस्टेंस कम होगी। तो इसी का मतलब किसके आ जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुपातिक यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यही इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। एसएससी ने पूछा भी है दोस्तों इस क्वेश्चन को सीजीएल के अंदर। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पीसी महालेनोबिस जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में योगदान दिया है से संबंधित नहीं है? गलत कथन हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए सबसे पहले बात करें पीसी महालेनोबिस की, तो इन्होंने देखिए भारत की पंचवर्षीय योजना में निर्माण के योगदान दिया था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के निर्माण में उन्होंने योगदान दिया था? काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत की जो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना?
सेकंड पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान जो है वो किस मॉडल पर आधारित था? वो था पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। वहीं पर फर्स्ट पंचवर्षीय योजना वो हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो थी पीसी महालनोबिस के मॉडल पर। और इसमें देखिए औद्योगिकरण को बल दिया गया था। किस पर बल दिया गया था? इंडस्ट्री को बढ़ाने पर बल दिया गया था। औद्योगिकरण पर इसमें बल दिया गया है। और दोस्तों इसी 5 ईयर प्लान के अंदर भारत में 3 स्टील प्लांट खोले गए। पहला भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, यहाँ पर 3 स्टील प्लांट खोले गए थे। और ये जो हमारी सेकंड 5 ईयर प्लान था ये कब से कब तक था? ये 1956 से लेकर 1961 तक हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर नोट कर लेने। और टोटल 5 ईयर प्लान की बात करें तो टोटल कितने थे इंडिया में? टोटल 12 5 ईयर प्लान इंडिया के अंदर रहे हैं। उसके बाद देन नीति आयोग शुरू हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए, उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। सांख्य पत्रिका की शुरुआत की, वो भी इन्होंने की थी। उन्हें भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल। और देन पीसी महालनोबिस का जन्म 1983 कलकत्ता में हुआ। देखिए स्थान तो ठीक दिया गया लेकिन जन्म की जो डेट है वो गलत है। उनका जो जन्म हुआ था 1893 में कलकत्ता के अंदर हुआ था। सांख्यिकी संस्थान की इन्होंने स्थापना की थी और इसीलिए इनके सम्मान में 29 जून को, अगर आपको याद हो तो आप जानते होंगे, नहीं तो आप नोट करिए, 29 जून को हो भारत में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। जो किसके सम्मान में मनाया जाता है? पीसी महालनोबिस के सम्मान में इसको बनाया जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर नोट कर लेने। बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6, शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 खालिस्तान में आयोजित किए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा गैंगवॉन, लुसाने, डकार, सिंगापुर। तो जो शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 में जो आयोजित किए जाते हैं ये होंगे दोस्तों गैंगवॉन, और ये साउथ कोरिया का एक प्रांत है, वहाँ पर यानी साउथ कोरिया में आयोजित किए जा रहे हैं गैंगवॉन में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन देखिए बात करें हम शीतकालीन जो युवा ओलंपिक खेल की अगर हम बात करें तो इसमें 15 से 18 वर्ष के युवा इस खेल में हिस्सा लेते हैं। और सबसे पहले बात करें कि इन खेलों की शुरुआत कब हुई, तो देखिए 2010 में सिंगापुर से, 2010 यहाँ पर लिख देते सिंगापुर में इन खेलों की शुरुआत होती है। लेकिन जो ये खेल 2010 में शुरुआत हुई थी वो थी ग्रीष्मकालीन। और देन 2012 में 2 साल बाद इंसब्रुक, नया नाम आपको याद रखना है, इंसब्रुक से शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है। 2010 सिंगापुर में ग्रीष्मकालीन, 2012 में इंसब्रुक से शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है। 2024 में जो ये खेल हो रहे हैं ये कौन से हैं? ये दोस्तों 4th एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 4th एडिशन है इन खेलों का। और इसका जो मोटो क्या है? इसका मोटो है एक साथ बढ़ो चमको, एक साथ बढ़ो एक साथ चमको। तो यानी कि ग्रो टुगेदर साइन टुगेदर, ये आपको एक साथ बढ़ो एक साथ चमको। और उसके बाद इंपॉर्टेंट देखिए पॉइंट यहाँ पर आप ये याद रखिए कि 2024 में 4th एडिशन होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले जो शीतकालीन हुए थे वो कब हुए थे? 2020 में। कहाँ पर आयोजित हुए थे? ये हुए थे लुसाने के अंदर। आने वाले पीछे वाला भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा था कि ये कहाँ हुए थे? ये हुए थे लुसाने के अंदर 2020 में। और 2026 में होने वाले हैं ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल, ये कहाँ पर होने वाले हैं? ये आपके होंगे डकार के अंदर, डकार सेनेगल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको नोट करा दिए गए हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? वो लुसाने के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके अध्यक्ष हैं अभी जो प्रेजेंट पे वो हैं थॉमस बाक, ये इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। और देखिए ये तो है युवा ओलंपिक। वहीं पर देखिए बात करें ओलंपिक की, तो ओलंपिक की बात करें, शीतकालीन जो ओलंपिक हुए थे वो कब हुए थे? 2022 में शीतकालीन ओलंपिक हुए हैं। कहाँ पर हुए हैं? बीजिंग में हुए, बीजिंग चाइना के अंदर हुए हैं। और ग्रीष्मकालीन हुए थे वो हुए थे 2020 में, वो कहाँ पर हुए थे? टोक्यो जापान में हुए थे। और टोक्यो जापान में, लेकिन देखिए ओलंपिक तो थे 2020 के, लेकिन ये आयोजित कब हुए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये आयोजित हुए थे 2021 में, कोरोना के कारण ये 2021 में आयोजित, 1 साल लेट। और इसमें भारत ने कितने मेडल जीते? 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड का है,
2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज के मेडल यहाँ पर भारत ने जीते हैं। तो ये सभी पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। देन आगे क्वेश्चन नंबर 7, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। तो देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, ढाका के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग थी। ये देखिए बंगाल विभाजन की समर्थक थी कि इसका मानना था कि बंगाल का विभाजन हो जाना चाहिए। और बंगाल जो विभाजन की अगर बात करते हैं तो वो किसके समय में हुई थी, वो लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, कब किया था, 1905 में। तो सभी पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने इस क्वेश्चन से रिलेटेड। देन उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, मतदान का अधिकार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, मतदान का अधिकार। जो मतदान का जो अधिकार है हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक संवैधानिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है, संविधान हमें इसका अधिकार देता है, तो इसके क्या है हमारा संवैधानिक अधिकार, पहला पॉइंट। दूसरा कि किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के तहत हमें अधिकार प्राप्त है, तो वो भी आपको याद रखना है। आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद 326। 326 कहता है कि 18 या 18 से अधिक उम्र के सभी को क्या है, मतदान करने का अधिकार है। और मिनिमम एज भी आपको देख यहाँ पे याद रखनी कितनी है, मिनिमम 18 उम्र, 18 साल हमारी मिनिमम एज है वोट डालने के लिए। तो आर्टिकल 326 ये अधिकार हमें प्राप्त करता है, संवैधानिक अधिकार है हमारा मतदान का। वहीं पर बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों की, तो कितने मौलिक अधिकार हैं, आप सभी जानते हैं कि भारत हमारे कितने मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे। वहीं पर बात करते हैं कि समानता का अधिकार, जो इस समानता का अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, ठीक। देन बाकी जो बचे स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम का अधिकार, वो है अनुच्छेद 19 से 22। यहाँ पर सिर्फ मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, बाकी आप याद रखें। सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अधिकार हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं हमारे अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो हमारा अनुच्छेद 32 से 35 तक है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल जैसे 32, इसको क्या बोला जाता है, इसको संविधान की आत्मा बोला जाता है। ये पॉइंट काफ़ी बार पूछा जाता है, संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को बोला जाता है, तो ये आपको याद रखना, संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा जाता है। अनुच्छेद 21 जो किसके बीच में, स्वतंत्रता का अधिकार है इनके बीच में। तो अनुच्छेद 21 है, ये हमें जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त करता है ना, स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और इसी अनुच्छेद को बोला जाता है मौलिक अधिकारों का आधार। इसी अनुच्छेद को यहाँ पर बोला जाता है। 21 और 22 ही 2 ऐसे अनुच्छेद है जिसको आपातकाल के दौरान इनको रद्द नहीं किया जा सकता। उसके बाद देखिए एक और आर्टिकल है 21A। ये जो अधिकार है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। 21A क्या है, हमें शिक्षा का अधिकार प्राप्त करता है। 21A क्या है, हमें शिक्षा का अधिकार प्राप्त करता है। ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो ये हो गई दोस्तों मौलिक अधिकारों की बात। जो उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अधिकार थे वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दिए हैं। देन उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है। तो देखिए त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है वो यहाँ पर बताना है। महानदी, ताप्ती, रावी, गोदावरी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से। ये कहाँ पर पड़ता है, देखिए त्र्यंबकेश्वर जो स्थान है ये महाराष्ट्र में नासिक जो जिला है वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर एक स्थान है, वहाँ से ही गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। वहीं अगर बात करें देखिए गोदावरी नदी की, तो इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को। ये आपको पॉइंट रखनी है। और दूसरा पॉइंट ये है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। 2 पॉइंट। और इस नदी के ऊपर 2 बांध भी हैं, वो भी आपको मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ। एक तो है देखिए पोलावरम
पोलावरम बांध है, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है आंध्र प्रदेश में। दूसरा है पोचमपद, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये कहाँ पर, ये है तेलंगाना के अंदर। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखें। 2 बांध हैं, पोलावरम आंध्र प्रदेश में, पोचमपद तेलंगाना में। और दक्षिण भारत की गंगा वो भी गोदावरी है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी वो भी गोदावरी। त्र्यंबकेश्वर से निकलने वाली नदी वो भी गोदावरी। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने। उसी के साथ देखिए हम बात करें बाकी बची नदियों की, अगर ये कहाँ से निकलती हैं उस पर हम थोड़ा एक बार चर्चा कर लेते हैं। महानदी, महानदी निकलती है देखिए छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में कहाँ से, सिहावा, सिहावा जिले से ये निकलती है छत्तीसगढ़। ठीक है, ताप्ती, ताप्ती निकलती है बैतूल, बैतूल से। बैतूल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। और रावी नदी ये निकलती है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा जो जिला है वहाँ से इसका उद्गम स्थल है रावी नदी का। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता दिए हैं। देन उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे। तो देखिए यहाँ पर जो पंडित रविशंकर के जो गुरु थे, राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान पंडित रविशंकर के गुरु थे। और बात करें देखिए पंडित रविशंकर की, तो देखिए इन्हें भारत रत्न 2 अवार्ड मिले, भारत रत्न मिल चुका है इन्हें। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट काफ़ी अवार्ड है ये है ग्रैमी, वो ग्रैमी मिल चुका है, ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें मिल चुका है, और भारत रत्न। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इनके गुरु कौन थे, अलाउद्दीन खान, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद आज हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। देन एक क्वेश्चन आपके लिए, तो वो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।